गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। बच्चा लोग, हम पिछले क्लास में आप लोगों को पी ब्लॉक का नाइट्रोजन फैमिली, आप लोग जान ही रहे हो कि 12th क्लास में नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, उसके बाद नोवेल गैस नियोन, ए फैमिली पढ़ना है। इसे सारे चारों फैमिली को हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हम आपको नाइट्रोजन के विषय में पूरा डिटेल जानकारी दे चुके थे। इसके बाद नाइट्रोजन का हम लोगों ने NH3 को बतलाया था। उसके बाद नाइट्रोजन का जो मोस्ट कॉमन एसिड जिसको हम लोग HNO3 कहते हैं, इसको भी हमने कंप्लीट किया था। इसी फैमिली का सेकंड मेंबर है जिसको हम लोग फास्फोरस कहते हैं। आप लोगों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आप लोगों को नाइट्रोजन और फास्फोरस को डिटेल में पढ़ना है। बाकी रिमेनिंग को वो नहीं पढ़ना है, रिमेनिंग आगे है। तो नेक्स्ट आप लोगों का है फास्फोरस। तो हम बच्चा लोग फास्फोरस को जरा देख लिया जाए। हम यहाँ लिख रहे हैं आपको फास्फोरस का आप देखोगे कि इसका आइसोटोप P1530, P1531 2 आइसोटोप होता है। मोस्ट एबंडेंट फॉर्म में P31 होता है। फास्फोरस आप लोग जान रहे हो 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसको हम लोग देखें तो हम पाएंगे कि इसके पास हाफिल्ड इलेक्ट्रॉन है, हाफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। जब हाफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो हम साफ देख रहे हैं एक ग्राउंड स्टेट में इसकी जो वैलेंसीज है वो कितनी शो करे, 3। एक्साइटेड स्टेट में कितना वैलेंसीज शो करेगा तो 3s1 3p3 3d1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो वैलेंसी होगा वो कितना हो जाएगा, 5। मतलब हम कह सकते हैं इन केस ऑफ फास्फोरस इट हैज वैकेंट डी सब सेल एंड ड्यू टू वैकेंट डी सब सेल इट शोज देयर वैलेंसी। ये अपना वैलेंसी बढ़ाएगा, कितना बढ़ाएगा, 3 बढ़ाएगा और फिर 5 बढ़ाएगा। जबकि नाइट्रोजन अपना केवल कितना बढ़ा रहा था, मात्र 3। इसी वजह से नाइट्रोजन NCl3 NH3 ही बना पाता है, NBr3 बना पाता है, जबकि फास्फोरस अपना वैलेंसीज को एक्सीड करता है, वैलेंसीज को बढ़ाता है और PCl5 PCl3 भी बनाता है फास्फोरस। जब हम लोग इसके रूप को देखते हैं, फास्फोरस के रूप को देखते हैं, तो देखा जाता है कि फास्फोरस हम लोग के नेचर में मोस्ट कॉमन फॉर्म में एक रेड फास्फोरस के फॉर्म में पाया जाता है और एक वाइट फास्फोरस के फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा एक और फास्फोरस है, फास्फोरस का एक और रूप है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक फास्फोरस। मतलब हम कह सकते हैं बच्चा लोग कि फास्फोरस को हम लोग देखें तो हम पाएंगे कि फास्फोरस हम लोग के नेचर में 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में पाए जा रहे हैं, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और फिर कौन से फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। जब हम लोग देखते हैं फास्फोरस को तो फास्फोरस हम लोग के नेचर में P4 मॉलिक्यूल के रूप में पाए जाते हैं। इसका मतलब कि फास्फोरस एटॉमिक फॉर्म में नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जा रहा है और फिर वो मॉलिक्यूलर सॉलिड के फॉर्म में हम लोग के नेचर में उपस्थित रहता है, पाए जाते हैं। जब फास्फोरस को हम लोग देखते हैं, फास्फोरस के फॉर्म को, तो मोस्ट एबंडेंट फॉर्म फास्फोरस रेड है, जबकि फास्फोरस वाइट थोड़ी कम एबंडेंट है। फास्फोरस वाइट का इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत कम है, नहीं के बराबर है, जबकि फास्फोरस रेड का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वैल्यू है। इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज सच एज PCl3 PCl5 अलॉन्ग विथ अदर सब्सटेंसेज। जबकि फास्फोरस वाइट से भी बनता है, लेकिन फास्फोरस रेड का अदर बहुत कुछ केमिकल रिएक्शंस में इसका इस्तेमाल होता है, जो कि खास करके रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे अदर नेम रिएक्शंस में इसका इस्तेमाल होता है। तो हम लोग देखें फास्फोरस वाइट, दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फास्फोरस वाइट एंड दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर फास्फोरस रेड। जब हम फास्फोरस वाइट को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस ढंग से फास्फोरस वाइट ऐसे करके पड़े हुए रहते हैं, दिस इज फास्फोरस वाइट। और हर एक फास्फोरस एक दूसरे से जुटे हुए हैं और यहाँ पे इस ढंग से वो रहते हैं। इसका मतलब एक फास्फोरस वाइट ऐसे P4 मॉलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। जबकि हम लोग फास्फोरस रेड को देखें तो हम पाएंगे कि दिस इज फास्फोरस रेड, दिस वन इज फास्फोरस एंड दिस वन इज फास्फोरस। हर एक फास्फोरस ऐसे हैं और फिर इसका नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगेन इसी ढंग से फास्फोरस से फिर अटैच्ड होता है। मतलब हम लोग कहें तो हम पाएंगे कि फास्फोरस रेड और फास्फोरस वाइट में हम देखें तो फास्फोरस वाइट ए मॉलिक्यूलर फॉर्म में उपस्थित है,
फास्फोरस रेड वो लंबा चेन के फॉर्म में पाए जाते हैं। लंबा चेन के फॉर्म में पाए जाने के कारण वो काफ़ी एक दूसरे के साथ, हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिल करके रहता है, और मिल करके रहने के कारण वो टफ होते हैं, ज़्यादा कंडेंस होते हैं। इसके साथ साथ ये मॉलिक्यूल हार्ड है, और जबकि फास्फोरस वाइट सॉफ्ट होता है। फास्फोरस वाइट P4 मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं जहाँ पे लिंकेज नहीं पाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे फास्फोरस लिंकेज प्रेजेंट है। फास्फोरस वाइट को देखते हैं तो ये लहसुन के जैसा गार्लिक लाइक स्मेल होता है, येलो कलर का होता है, जबकि वो फास्फोरस रेड सॉलिड है। इसकी डेंसिटी 1.8 कम होती है, उसकी डेंसिटी कम्पैक्ट होने की वजह से ज़्यादा है, जो कि 2.2 के करीब में होता है। जब हम फास्फोरस वाइट को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट कर जाता है, जबकि इसकी हाई टेम्परेचर होती है 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। एक टर्म आता है जिसको कहता है इग्निशन टेम्परेचर। फास्फोरस वाइट P4 मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है, जहाँ पे फास्फोरस लिंकेज नहीं है, और नहीं होने की वजह से इट हैज़ वेरी हाई टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से हम लोग एटमॉस्फेयर में यदि छोड़ देंगे तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा और वो फास्फोरस के ऑक्साइड को बनाएगा। इसका मतलब कि वहाँ पे ऑटोल्यूमिनेंस की फिनोमेना शो करता है फास्फोरस वाइट, जबकि फास्फोरस रेड ऑटोल्यूमिनेंस की फिनोमेना को शो नहीं करता है। और ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये अपने आप ऑटो इग्निट हो जाता है, जल जाता है, जबकि ये अपने आप जलता नहीं। इसको जलाने के लिए हाई टेम्परेचर अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ते हैं। फास्फोरस वाइट जब ये जलता है तो ये ग्रीनिश येलो कलर को इमिट करता है, एमिशन ऑफ लाइट होता है, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज ए फास्फोरेसेंस। हम कह सकते हैं कि फास्फोरस वाइट फास्फोरेसेंस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि फास्फोरस रेड किसी प्रकार की फास्फोरेसेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हम लोग जब इसको गर्म करते हैं तो हम पाते हैं कि फास्फोरस प्लस O2 इट फॉर्म फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, वेयर द फास्फोरस रेड ऑन हीटिंग इट हैज द इग्निशन टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑटोमेटिकली ये बर्न अप हो जाता है और वो केमिल्यूमिनेंस या फॉस्फोल्यूमिनेंस की फिनोमेना को शो करता है, जबकि ये फॉस्फोल्यूमिनेंस की फिनोमेना को शो नहीं करता है। हम ये देखते हैं फास्फोरस P4 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लिंकेज नहीं होने की वजह से ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, और जबकि फास्फोरस रेड लेस रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द अल्कली ऑफ 1A NaOH के साथ KOH के साथ बहुत फास्टली रिएक्ट करता है। इन एक्वस फॉर्म phosphorus white react with NaOH in aqua form and it form PH3 plus NaH2PO2. This is a sodium hypophosphite. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये बहुत फास्ट रिएक्शंस करता है और इसकी रिएक्टिविटी नहीं के बराबर होता है। बहुत ज़्यादा हीट करने पर कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल्स वो रिएक्ट करते हैं, नहीं तो अबाउट वो रिएक्ट नहीं करता है। जब हम लोग फास्फोरस वाइट को देखते हैं तो ये बहुत तेज़ी से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म PCl3 एंड एज वेल एज इट फॉर्म PCl5, जबकि उसके लिए वहाँ पे कुछ वहाँ पे काफ़ी हीट की ज़रूरत होती है। अलॉन्ग विथ सम कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर रिएक्शंस। हम लोग इसको फास्फोरस रेड वाइट को देखते हैं तो ये P2S3 P4S7 P4S3 ओके या P4S3 P4S7 एंड इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से वो सल्फाइड के फॉर्मेशंस करता है, जिसमें द मोस्ट कॉमन सल्फाइड इज P4S3। इट इज अ मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ सल्फाइड ऑफ फास्फोरस वाइट, जबकि इसके साथ जो सल्फर के साथ रिएक्शंस होते हैं बहुत स्लो या नहीं रिएक्शंस के समान होता है। ये देखा जाता है कि फास्फोरस वाइट को हम लोग जब गर्म करते हैं तो ये वेपर के फॉर्म में आता है, और वेपर के फॉर्म में आता है तो ये पॉइजनस नेचर का होता है। वी कैन से फास्फोरस वाइट इज ए पॉइजनस वेयर द फास्फोरस रेड वो पॉइजनस नहीं होता है। एक गार्लिक लाइक स्मेल होता है और एक गार्लिक लाइक स्मेल नहीं होता है। फास्फोरस की दुनिया में जहाँ पे फास्फोरस वाइट की काम होती है वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं वो ये देखा गया कि उनका जो जा बोन है वो जा बोन डिजॉल्व हो जाता है और एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं पॉसीबोन डिजीज। मतलब हम कह सकते हैं कि फास्फोरस वाइट एक तो खतरनाक है, इसके साथ साथ यदि फास्फोरस वाइट के इंडस्ट्री में यदि कोई काम कर रहा है तो उसका जबड़ा गलने का चांसेज बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि फास्फोरस वाइट का इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, जबकि फास्फोरस रेड का इकोनॉमिकल वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट अगेन हम लोग अब देखें इसको तो हम पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फास्फोरस को। फास्फोरस
फास्फोरस को हम लोग देखते हैं तो फास्फोरस फॉर्म PH3, मतलब the most common molecules of phosphorus is PH3, other molecules of phosphorus is PCl3, next molecule of phosphorus is PCl5. हम लोग पाते हैं जब हम लोग PCl3 को देखते हैं तो हम पाएंगे P या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इस ढंग से ए प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पोलर होता है एंड शेप, एंड इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल पैरामिडल होगा और जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगा। एंड टेट्राहेड्रल इसलिए होगा क्योंकि अपने एरियाज को कवर करता है और टेट्राहेड्रल फॉर्म्स को देता है। PCl3 बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाता है, मतलब वाइट फास्फोरस को जब हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करते हैं तो PCl3 बनता है। अदरवाइज हम लोग इसको देखें फास्फोरस प्लस SOCl2 को जब रिएक्शंस करते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो PCl3 बनाता है, SO2 बनाता है और इसके साथ साथ H2Cl2 बनाता है, सल्फर मोनोक्लोराइड बनाता है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि PCl3 बहुत इजीली बन जाते हैं और PCl3 पोलर नेचर्स के होने की वजह से एक खास करके ये जो मॉलिक्यूल्स है हम लोगों के नेचर्स में तो पाया नहीं जाता, लेकिन इसको बनाया जाता है लैब में, हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टिव इसलिए कि इसमें पोलरिटीज है, इसमें डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं होते हैं और जब डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं है तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स के रूप में हम लोग के नेचर में हम लोग के पास उपस्थित रह सकता है। जब हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं, जब PCl3 ऑन रिडक्शंस, जब हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करके फिर वो फास्फोरस को देगा। PCl3 ऑन डिसोसिएशंस गिव्स फास्फोरस प्लस Cl2 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। PCl3 ऑन रिएक्शंस विद क्लोरीन ए गिव्स PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को ये प्रोड्यूस करता है। PCl3 रिएक्ट विथ अल्कोहल हियर ROH एंड इट फॉर्म RX plus H3PO3. This one in the same way PCl3 react with acid halide ROCl. Oh, sorry, acid RCOH. Then it form RCOCl plus POCl3. फास्फोराइल क्लोराइड को फॉर्मेशन करता है इस प्रकार से, और खास और क्या बनाएगा, और वो HCl को प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से वहाँ पे इसका रिएक्शंस वो शो करता है, वो बनाता है। जब हम लोग PCl5 को देखते हैं, PCl5 को हम लोग देखें तो हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे, देखा जाता है नहीं ए यहाँ H3PO3, ओके, इम्प्रूव इट H3PO3। PCl5 को हम लोग देखते हैं तो हम पाएंगे कि फास्फोरस के साथ Cl5 है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर के अनुसार तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑपरेट 1 2 3 4 5 यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑपरेट होता है। फोर्स ऑफ रिपल्सन से इस जगह पे भी लगता है, इस जगह पे भी लगता है, इस जगह पे भी लगता है। फोर्स ऑफ रिपल्सन होने की वजह से 2 डायमेंशनल फॉर्म में ना आकर के वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जब इसको देखते हैं तो फास्फोरस इस ढंग से होता है, हियर 1 Cl, नेक्स्ट वन हियर 1 Cl, दिस 1 Cl, this one Cl, this one Cl. When we see its structure, then we can say it as a trigonal 1 2 bipyramidal. This one trigonal bipyramidals. इसका जो शेप हो गया, शेप इक्वल टू ज्योमेट्री, मतलब इसमें किसी प्रकार का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है और नहीं बचने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो शेप है वो ज्योमेट्री के बराबर पाए जा रहे हैं। जब इसको देखते हैं, दिस द बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन फास्फोरस एंड क्लोरीन इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल फॉर्म इज 202 पिकोमीटर। दिस इज द बॉन्ड लेंथ एंड इसकी जो बॉन्ड लेंथ है 240 पिकोमीटर के करीब में है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब PCl5 को हम लोग गर्म करेंगे तो सबसे पहले लंबा लार्ज क्लोरीन डिसोसिएट होगा और वो PCl3 और Cl2 को प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब हम लोग कहेंगे PCl5 ऑन डिसोसिएशन गिव PCl3 एंड कौन देगा, Cl2 को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? ऐसे जब PCl5 को हम लोग देखते हैं तो PCl5 बहुत इजीली अपना क्लोरीन को डोनेट करता है और वो क्लोरीन डोनर के रूप में वर्क करता है। सेम रिएक्शन इज फाउंड हियर ROH प्लस PCl5, इट गिव्स
Cl plus HCl plus POCl3. This is called as a phosphoryl chloride. In the same way RCOOH plus PCl5 यहाँ पे बनाएगा इस जगह पे POCl3 plus HCl plus RCOCl ऐसी क्लोराइड ऐसे इस ढंग से फॉर्मेशन करेगा। जब हम लोग SO2 को इसके साथ रिएक्शंस करवाते हैं, SO2 नहीं H2SO4 को इसके साथ रिएक्शंस हम लोग करवाते हैं तो हम लोग पाते हैं ऐसा PCl5 एक्लिप्स क्या दे देगा, ये देता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, यह Cl दिस वन Cl SO2Cl2 ए सल्फ्यूराइल क्लोराइड को प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार से PCl5 एक रिएक्टिव सब्सटेंस है और लेस रिएक्टिव सब्सटेंस नहीं है, PCl3 के तुलना में वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है अदर सब्सटेंस, अदर मॉलिक्यूल्स दैट इज फॉस्फीन PH3। जब हम लोग फॉस्फीन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे फॉस्फीन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इस जगह पे हाइड्रोजन्स है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका शेप, बच्चा लोग शेप ट्राइगोनल पैरामीडल दिस इज शेप, जबकि ज्योमेट्री इसका हम लोग देखेंगे तो इसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री होगा। PH3 हम लोग के नेचर में गैस के रूप में पाया जाता है। PH3 को हम लोग देखें तो हम पाएंगे कि ये बहुत इजीली हम लोगों के पास बन सकता है। PH3 हम लोग इसको बहुत सो इजीली इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। PH3 को कैसे प्रिपेयर कर लेते हैं ज़रा देखिएगा। फास्फोरस प्लस NaOH प्लस H2O इट गिव्स PH3 ए लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ PH3 है, बहुत इजीली ये बन जाते हैं। आप सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड के रूप में बनता है, इस ढंग से बन जाता है। इसी प्रकार से कॉपर फॉस्फाइड को हम लोग H2O के साथ रिएक्शंस करेंगे, कैल्शियम फॉस्फाइड को हम लोग H2O के साथ रिएक्शंस करेंगे, Ca3P2 उसी प्रकार से Ca3P2 प्लस HCl के साथ इसको जब हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं तो ये बनता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम फॉस्फाइड Mg3P2 प्लस H2O के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो ये बनता है। अगेन H3PO3 ऑन डिसोसिएशन गिव्स H3PO4 प्लस PH3 ये भी देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि फॉस्फीन हम लोग के नेचर्स में तो बहुत लेस परसेंटेज के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन हम लोग इसको प्रयोगशाला में इजीली बना सकते हैं। कैसे जैसे लैब मेथड व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस को हम लोग ऐसे राउंड फ्लास्क में हम लोग इसमें कोल गैस पास करते हैं। कोल गैस पास करेंगे, एक थिस्ल फनल से हम लोग इसमें NaOH को ऐड करते हैं, शायद आप लोगों को याद होगा, और इसमें हम लोग व्हाइट फास्फोरस को रखते हैं और इसको गर्म कर देते हैं थोड़ी समय के लिए। जैसा ही गर्म करते हैं यहाँ पे फॉस्फीन गैस निकलता है, डिलीवरी ट्यूब से इसको निकाल करके लाते हैं और डिलीवरी ट्यूब से लाने के बाद ऐसा शायद आप लोग देखे होंगे, डिलीवरी ट्यूब आता है बीकर में पानी में आता है और पानी से रिंग के रूप में बाहर निकलता है। इसका मतलब कि फॉस्फीन हम लोग के नेचर फॉस्फीन वाटर में लेस सॉल्युबल है, कम घुलता है और ये पानी से वो रिंग के रूप में बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो फॉस्फीन कैचेस फायर, इसमें आग लग जाती है और वो बड़े से छल्ले के रूप में जलता हुआ बाहर निकलता है फॉस्फीन। तो ये लैब मेथड था और इस ढंग से इसको हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं फॉस्फीन्स को हम लोग देखें। फॉस्फीन्स PH3 ये क्या होगा, जब हम लोग सनलाइट देंगे, यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये हाइड्रोजन्स को लिबरेट आउट कर देगा और फास्फोरस के फॉर्म में वो अलग हो जाएगा। बैलेंस कर लेना। PH3 जब हम लोग इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो वो PCl3 को देता है। PH3 जब हम लोग कॉपर के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ पे Cu3P2 देता है और फिर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट आउट करता है। उसी प्रकार से Hg के साथ भी इसी ढंग से रिएक्शंस करता है। PH3 इसके साथ AgNO3 के साथ जब हम लोग इसका रिएक्शंस करते हैं तो देखते हैं ALP अल्युमिनियम फॉस्फाइड अलॉन्ग विथ AgNO3 ये प्रोड्यूस करता है। इसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद फिर Ag प्रेसिपिटेट हो जाता है। H2O हाइड्रोलिसिस करेंगे तो Ag क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इस प्रकार से PH3 अपने रिएक्शंस को कंप्लीट करता है। क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर।
नेक्स्ट अब हम लोग देखें यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन है इसका यूजेज तो कहा जाता है pH3 का कोई यूजेज नहीं है। pH3 पहले होम सिग्नल के रूप में इस्तेमाल होता था। जब बाहर का समुद्री जहाज अपने देश के पास पहुंच जाता था तो वहाँ पे लोगों को नोटिफाई करने के लिए, बतलाने के लिए pH3 गैस का उपयोग किया जाता था। कैसा होता था जरा देख लोगे, एक बंडल होता था, बंडल नहीं एक कपड़े का थैला होता था जिसमें कैल्शियम कार्बाइड CaC2 और कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम फॉस्फाइड होता है। जैसा ही और ये बंधा हुआ रहता है, जैसा ही जहाज अपने जगह पे पहुंच गया इसको पानी में फेंकते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्शंस करके बनाता है CaOH whole 2 plus C2H2. In the same way, Ca3P2 react with water and it forms CaOH whole 2 plus PH3 ऐसा बनता है। अब जैसा ही वो अपने डेस्टिनेशंस के पास पहुंचा, एसिटिलीन गैस निकलता है और फिर pH3 गैस निकलता है पानी के ऊपर में। pH3 अपने आप जल जाता है। एसिटिलीन भी आग पकड़ने पर वो तेज़ी से जलता है और बहुत ज़्यादा लाइट को फ्लैश करता है। अचानक पानी में आग महसूस होता है, लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे हम लोग का जहाज़ कोई ना कोई जहाज़ यहाँ पे आया हुआ है। तो एक पहले सिग्नल के रूप में इस्तेमाल होता था जिसको कहते थे होम सिग्नल, हम pH3 का पहले इस्तेमाल करते थे, अब इस समय उतना इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाइड्राइड ऑफ व्हाट इज नेक्स्ट व्हाट इज हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस के हाइड्राइड नहीं, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली हम लिख देते हैं, नाइट्रोजन फैमिली की हाइड्राइड। तो नाइट्रोजन फैमिली की हाइड्राइड हम लोग देखेंगे तो NH3 PH3 और फिर ASH3 SBH3 और फिर BiH3 ऐसा होता है। आप लोग जानते होंगे ये बेसिक नेचर का है, ये लेस बेसिक नेचर का है और जैसे जैसे उधर जाएंगे और बेसिसिटी कमते जाएगा, एसिडिटी बढ़ते चला जाता है। मतलब ऊपर से नीचे जाने में, इधर से इधर जाने में, यदि यहाँ पे बात करें ऐसे हम लोग दिखलाएंगे NH3 PH3 ASH3 SBH3 और कौन BiH3, ऐसे देखें तो ऊपर से नीचे जाने में एसिडिटी इंक्रीजेज, एसिडिटी बढ़ते चला जाता है। स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होते चला जाता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज बढ़ते चला जाता है। जैसे जैसे हम लोग जाएंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यदि इनमें हम लोग देखें तो BiH3, ऑर्डर देखें तो ये सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर्स का होता है। क्लियर। बॉन्ड एंगल को देखें तो बॉन्ड एंगल का भी ऑर्डर यही है, मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर बॉन्ड एंगल इसके साथ साथ साइज को हम लोग देखें तो ऐसा पाया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बच्चा लोग आप लोग देख लीजिए इसको, ऑक्साइड देखोगे। ऑक्साइड 3 प्रकार के होते हैं। ऑक्साइड एक को कहते हैं सिंपल ऑक्साइड, दूसरे को कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसिडिक ऑक्साइड, दूसरा होता है बेसिक ऑक्साइड और तीसरा क्या होता है बच्चा, न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, जितना भी मेटल का ऑक्साइड होते हैं, मेटल का जितना भी ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर्स का होता है, क्योंकि वो H2O में डिजोल्व होने के बाद वो बेस को प्रोड्यूस करता है और इसी वजह से वो बेसिक नेचर्स का होता है। जैसे जरा देख लीजिए Na2O ऑन एडिंग H2O इट गिव्स NaOH, ये बेसिक नेचर्स का हो गया।
एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। सो सिंपल एग्जांपल CO2 प्लस H2O, इट गिव्स H2CO3, एक कार्बोनिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। SO2 इट इज ऑल्सो ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड, SO2 प्लस H2O इट गिव्स H2SO3, it is called as H2SO3 is called as a अनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का अनहाइड्राइड फॉर्म कौन सा है? SO2 है, तो ये एसिडिक नेचर का है। नेक्स्ट न्यूट्रल एसिडिक ऑक्साइड को हम लोग देखेंगे तो जैसा ही हम लोग ऐड करेंगे एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस रेड। बेसिक ऑक्साइड खास करके ए बेसिक नेचर का है और ए रेड को किस में बदल देगा? ब्लू में, जबकि रेड को कुछ भी नहीं करेगा, ब्लू को एक कुछ भी नहीं करेगा। न्यूट्रल ऑक्साइड ये देखा गया, न्यूट्रल ऑक्साइड में NO है, N2O है, कार्बन मोनो ऑक्साइड वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। एंड यह आप लोग सिंपल से ये भी जानते होंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको हम लोग पानी कर रहे हैं, ये भी आपका क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। क्लियर है बच्चा? मिक्स ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड मतलब ऐसा ऑक्साइड जो एक से ज़्यादा ऑक्साइड आपस में मिल करके होता है, तो उसको हम लोग मिक्स ऑक्साइड कहते हैं। जैसे हम लोग देखें FeO इंटू Fe2O3 दोनों मिला करके बनाता है Fe3O4, ऐसे ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। PbO इंटू PbO प्लस Pb2O3 ये भी मिल करके बनाता है Pb3O4, ये भी मिक्स ऑक्साइड होते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये मिक्स ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए मिक्स ऑक्साइड। नेक्स्ट बच्चा लोग है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली। बच्चा ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन इसका मेंबर कौन कौन सा है? मेंबर हम आपको पूरा रिफ्लेक्स कर देंगे। मेंबर इसको जरा देख लीजिए, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, और 1s2 2s2 2p4, इसका होगा 3p4, इसका होगा 4p4, इसका होगा 5p4 और इसका 6p4। टोटल को हम लोग लिख देंगे, कैसा लिख देंगे? NS2 NP4, ऐसा NS2 NP4। जब हम लोग इसको देखते हैं तो पाते हैं कि ये ऐसा होता है। इसके पास कितने होते हैं? 1 2 3 4 कितने होते हैं इसके पास? अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, मतलब ये वैलेंसी कितना शो करेगा? 2 शो करेगा। ऑक्सीजन को हम लोग देखें तो पाएंगे ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, वैलेंसी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 2, ऑक्सीजन एक्साइटेड स्टेट देयर आर नो absence of 2d so the valency is 2। क्लियर? क्लियर। जब हम लोग सल्फर को देखते हैं, सल्फर को 16 1s2 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, वैलेंसी इसका देखें तो कितना होगा? 2। सल्फर एक्साइटेड स्टेट को हम लोग देखेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी एक्सीड कर जाएगी? इसका 3s1 नॉट 2 बट 1 3p3 एंड 3d2। वैलेंसीज कितने हो गए इसकी जरा देख लीजिए, 1 2 3 और यहाँ पे 2, dxy dyz dzx dx2 dy2 dz2 वे वैकेंट है। टोटल 1 2 3 4 5 6 3 2 6, मतलब वैलेंसी कितने हो गए? 4, सॉरी वैलेंसी कितने हो गए? 6। मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छे जब P का यहाँ ट्रांसमिट होगा तो सल्फर सोर्स वैलेंसी 2, सल्फर सोर्स वैलेंसी ट्रांसमिशन की वजह से 4, सल्फर सोर्स वैलेंसी 6, बट ऑक्सीजन इज लिमिटेड वैलेंसी दैट इज कितना? 2। हम कह सकते हैं ड्यू टू लिमिटेड वैलेंसी ऑक्सीजन फॉर्म 2 बॉन्ड 2 कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन सल्फर के पास 3d प्रेजेंट होने की वजह से, सल्फर के बाद अदर मेंबर के पास सभी के पास प्रेजेंट होने की वजह से वो अपनी वैलेंसीज को एक्सीड करता है और वैलेंसीज को बढ़ाता है। ठीक है, यही वजह से, यही कारण है कि सल्फर को और ऑक्सीजन को हम लोग देखें, ऑक्सीजन को रखें फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस करवाएं तो OF2 बनाता है, जबकि सल्फर को फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो बनाता है SF2 SF4 SF6। द एक्सेक्ट वैलेंसीज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3d सबसेल्स। क्लियर है? नेक्स्ट हाइड्राइड, हाइड्राइड ऑफ इसका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम, नेक्स्ट इज पोलोनियम। द हाइड्राइड इज H2O H2S H2SE H2TE, this one is H2TE and H2PO पोलोनियम।
हम लोग देखें, कहा जाता है इसका जो हाइड्राइड है वो हम लोगों के नेचर में काफ़ी स्टेबल होता है एंड स्टेबिलिटी इज ड्यू टू, आप लोग अपने से जान सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड इन केस ऑफ H2O वेयर इन केस ऑफ H2S नो हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड। क्वेश्चन आ सकता है कि H2O लिक्विड फॉर्म में हमारे रूम टेम्परेचर पे होता है जबकि H2S गैसियस फॉर्म में हमारे रूम टेम्परेचर पे होता है, ऐसा क्यों? तो हम कहेंगे कि इन केस ऑफ H2O में दो H2O मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है, इसी वजह से वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है और वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। लेकिन H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाई जाती है, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और नहीं होने की वजह से वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम यही कारण है कि H2O लिक्विड है और H2S क्या है, गैस है। लिख दोगे बच्चे लोग, क्लियर। नेक्स्ट है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एनोमलस बिहेवियर। तो आप लोग जानते होंगे ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर का रीजन क्या है, स्मॉल साइज। इन केस ऑफ ऑक्सीजन द साइज ऑफ ऑक्सीजन इज टू मच लेस इन कंपेरिजन टू द अदर्स। बहुत छोटा साइज होने की वजह से ये आपस में मिल जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल के साइज बड़ा होने की वजह से वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन से नहीं करता है। ठीक है। सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते होंगे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बाद ही है और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रूप में होता है, केवल फ्लोरीन को छोड़ करके, बाकी इसके जैसा और कोई मेंबर नहीं है। एंड थर्ड इज अब्सेंस ऑफ डी सब सेल, डी सब सेल। यदि आपसे कोई कहेगा कि ऑक्सीजन के एनोमलस बिहेवियर क्या होती है तो आप बोलोगे कि ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर का मेन 3 रीजन है। पहला रीजन है कि स्मॉल साइज, उसकी साइज बहुत छोटा है, इसी वजह से वो डिफरेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत हाई है, फ्लोरीन की तुलना में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम है लेकिन अबाउट टू फ्लोरीन है। नेक्स्ट इट हैज़ एब्सेंस ऑफ डी सब सेल, डी सब सेल एब्सेंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा वैलेंसीज को शो नहीं करता है और ये मात्र 2 वैलेंसी शो करता है, जबकि अदर जो है अपना वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद O2 ऑक्सीजन, जब हम लोग इसको देखें ऑक्सीजन को देखें तो हम पाएंगे कि ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और यहाँ पे इसके पास ऐसे करके लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब ऑक्सीजन को प्रिपरेशंस की बात होती है तो आप जानते होंगे KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को आप हिट करोगे तो फिर KCl मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। KClO4 पोटेशियम पर क्लोराइड को भी आप लोग गर्म करोगे तो यहाँ पे A मिलेगा। इसके साथ साथ MnO2 को हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ पर भी Mn2O3 प्लस ऑक्सीजन मिलता है। इसके साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को हम लोग गर्म करेंगे तो KNO2 मिलता है और फिर ऑक्सीजन गैस मिलता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे मेटालिक ऑक्साइड्स या फिर सम सॉल्ट के ऑक्साइड को हीट करने से हम लोग को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। बेरियम ऑक्साइड ऑन डिसोसिएशन से गिव्स BaO प्लस ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करता है। प्रयोगशाला में आप लोग जानते होंगे प्रयोगशाला में यदि हम लोग को बनाना होता है ऑक्सीजन गैस तो हम लोग डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से 90 केल्विन टेम्परेचर पे इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की माध्यम से हम लोग इसको प्राप्त कर लेते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हम लोग के नेचर में मोस्ट एबंडेंट फॉर्म में मिल रहा है नाइट्रोजन के बाद और ये जो ऑक्सीजन है वो न्यूट्रल नेचर का होता है। इसका जो ऑक्साइड है ऑक्सीजन जो है पानी में लेस सॉल्युबल होते हैं, यह कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन हम लोग के नेचर्स में बहुत इजीली अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल होने के कारण यह बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ और एक्टिव भी है, बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है। एक क्या होता है कि वो नॉन मेटल के साथ मिल करके ऑक्साइड बनाता है और फिर मेटल के साथ भी मिल करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। एज फॉर एग्जांपल जरा देख लो सल्फर प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे SO2 बन जाएगा, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन P2O5 बनाते हैं या P2O3 या फिर अदर के साथ है नाइट्रोजन के साथ वो मिल करके बनाता है NON डिफरेंट N2O NO2 N2O3 N2O5 इस ढंग से वो डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं।
इसके साथ साथ हम लोग और देखें तो फिर कार्बन के साथ वो कंबाइन करके दो कंपाउंड का दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड और एक्सेस सप्लाई में वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हम लोग और देखें तो नॉन मेटल्स के साथ मिल करके वो खास करके ऑक्साइड बनाता है, जैसे Fe के साथ मिलकर के बेचारा वो बनाता है Fe2O3, Pb के साथ मिलकर के बनाएगा Pb प्लस O2, Pb2O3 प्लस PbO वगैरह बनाते हैं। कॉपर के साथ मिलकर के Cu2O बनाते हैं, जिंक के साथ मिलकर के Zn O बनाते हैं। फिर इसके साथ साथ क्रोमियम के साथ, कोबाल्ट के साथ, बहुत सारे मेटल्स के साथ मिलकर के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ साथ बहुत कुछ मेटालिक, बहुत कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम लोग देखें तो हम पाते हैं कि CH4 ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है C2H2 प्लस O2, ये बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। बंद है। नेक्स्ट बेंजीन को हम लोग देखें तो बेंजीन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसका भी उसी ढंग से मिलता है, ठीक है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब हम लोग इसको कंबाइन करवाते हैं तो देखा जाता है कि इजीली कंबाइन नहीं करता, यहाँ पे हम लोग को किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत होता है, और ख़ास करके यहाँ पर प्लैटिनम कैटलिस्ट की ज़रूरत होता है, विच रिक्वायर ए टेम्परेचर अबाउट 720 केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत होता है, और यहाँ पे SO3 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट नाइट्रोजन के साथ वो कंबाइन करता है N2 प्लस O2, सिंपल कंडीशंस में वो कंबाइन नहीं कर पाता है, यहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत होता है, प्लैटिनम गेज की ज़रूरत होता है, और वो कंबाइन करके बनाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दिस वन इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या फिर क्या बनाता है NO2 का भी फॉर्मेशन करते हैं। क्लोरीन को भी वो ऑक्सीडाइज कर देता है। नेक्स्ट ये देखा गया कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस भी, मतलब कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस भी एक फिनोमेना होती है जिसमें कैटालिस्ट क्या करते हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन्स को ऐड करते हैं और ऐड करके फिर उसके ऑक्साइड को बनाते हैं। ऑक्सीजन हम लोग के नेचर में इजली अवेलेबल होने के साथ साथ ये रेस्पिरेटरी गैसेज के रूप में प्रेजेंट है, इसके साथ साथ ये ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट है, इसके साथ साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन 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 आपस में मिल करके O3 का भी फॉर्मेशन करता है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चा लोग O3 जिसको हम लोग ओजोन कहते हैं। ओजोन, जब हम लोग ओजोन को देखते हैं, दिस इज ए कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन एंड इट हैज अ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6, दिस वन। देखा गया कि इसका स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखते हैं तो 170 डिग्री मिलता है, 128 पिकोमीटर इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। देखा गया कि इधर का भी बॉन्ड लेंथ वही है, इधर का भी बॉन्ड लेंथ वही है, तब साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि इसका मतलब कि ये ऐसे फॉर्म में रह रहा है। इसका मतलब इन दोनों का एक मोस्ट कॉमन फॉर्म हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और मोस्ट कॉमन फॉर्म हम लोग इस ढंग से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज the structure of ozone, this one is the resonating structure of ozone, a resonating structure है, a resonating structure, a structure 1, a structure 2, a structure 2, और ये जो है resonating structure के रूप में पाया जा रहा है ओजोन। क्लियर? ये देखा गया कि ओजोन हम लोगों के ये अर्थ है, अर्थ का 20 किलोमीटर पे एक लेयर के पट्टी के रूप में प्रेजेंट है, और वो कौन सा है, कौन प्रेजेंट है, O3, ओजोन प्रेजेंट है। द थिकनेस ऑफ ओजोन इज अबाउट 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रूप में प्रेजेंट होता है। जब ओजोन को देखते हैं तो O2 आपस में मिलता है, OZONIZER, आप लोग जानते होंगे ओजोनाइजर में, और यहाँ पे क्या बनाता है, O3 बनाता है, ओजोन का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से ओजोनाइजर में ओजोन का फॉर्मेशन करता है। ये देखा गया कि O3 ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रेजेंस में एक डिसोसिएट होकर के बना देता है O2। मतलब हम कह सकते हैं कि ओजोन को यदि कोई डिस्ट्रक्ट कर रहा है, यदि कोई ओजोन को बर्बाद कर रहा है, CFC है। ओके, CFC वी कैन राइट हियर CF हियर Cl। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चा लोग अब जरा देख लीजिए। नेक्स्ट
ओजोन हम लोग के नेचर में पेल येलो गैस के रूप में प्रेजेंट है। जब इसको हम लोग और लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये डार्क ब्लू हो जाता है। और ज़्यादा ठंडा करते हैं, जब जम जाता है तो ये एकदम वायलेट ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है ओजोन। ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है और ओजोन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। कैसे कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, कैसे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, जरा आप इसको देख लीजिए। कहा जाता है ओजोन को जब हम लोग कोई टेम्परेचर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में डालेंगे तो O2 के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि O3 गेट डिसोसिएट इनटू O2 के रूप में वो डिसोसिएट हो जाता है। O3 ऑक्सीडाइज कर देगा CuS को, CaS को, फिर इसके साथ साथ ZnS को, CgS को, इन सबको को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू देयर सल्फेट। कैसे ऑक्सीडाइज कर देगा, तो हम एक एग्जांपल्स दे रहे हैं। O3 डिसोसिएट होगा O2 प्लस O नेसेंट ऑक्सीजन। दिस नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइंड विथ ZnS, I have missed here, ZnS plus nascent oxygen acting form ZnSO4. On adding, we can write here, this one is nascent oxygen and it must be multiplied by 4. 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसको लिखेंगे ZnS plus 4O3 it gives ZnSO4, this is the main product, and 4O2। इस प्रकार से A भी होगा, A भी होगा, O भी होगा, O भी होगा, सारे को आप O3 convert moist Ki to I2, Ki को MOIST, moist Ki को I2 में कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट कर देगा जरा देख लीजिए आप लोग इसको कैसे कन्वर्ट कर देगा। सबसे पहले O3 डिसोसिएट होगा O2 में और फिर नेसेंट ऑक्सीजन में, और Ki प्लस या H2O नेसेंट ऑक्सीजन एक फॉर्म KOH प्लस I2। इस प्रकार से इसको बैलेंस करना पड़ेगा और बैलेंस करके आप लोग देख लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं O3 कन्वर्ट करेगा। O3 कन्वर्ट करेगा किसको कन्वर्ट करेगा, K2MnO4 को बदल देगा KMnO4, ठीक है। सेकंड फिर K4FeCN6 को ए बदल देगा K3FeCN का होल 6 इसमें बदल देगा। थर्ड सल्फर कन्वर्टेड इनटू H2SO4। फोर्थ आयोडीन कन्वर्टेड इनटू HiO3 इन द सेम वे। फिफ्थ नंबर आर्सेनिक कन्वर्टेड इनटू H3ASO4। 6 नंबर एंटीमनी कन्वर्टेड इनटू H3SbO4। ऐसे करके कन्वर्ट करते हैं। हम एक दो रिएक्शंस को आपको रिप्रेजेंट कर देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, हम एक दो रिएक्शंस को आपको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए हम इसको दिखलाएं। फर्स्ट विथ कोई एक देख लो, H विथ I को हम लोग I को देख लेते हैं। तो O3 कैसे बनेगा, O2 प्लस O, और फिर आयोडीन प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये बन जाएगा HiO3, और फिर इसको आप लोग बैलेंस करके जोड़ लीजिएगा। इस प्रकार से ये यहाँ पे काम करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है एक O3 कन्वर्ट। O3 बदलता है Cu को Cu2O में, Hg को Hg2O में, ठीक है, Ag को Ag2O में, ऐसे करके बदल देता है। देखा जाता है कि ऐसे बीकर में हम लोग Hg को रखें Hg को रखें और इसमें एक गैस पास कर दिए। कौन सी गैस पास कर दिए, O3 को पास, ठीक है। जैसा ही O3 को पास करते हैं तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, O3 डिसोसिएट होता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और Hg प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बना देता है Hg2O, ठीक है। हम लोग इसको देखें तो हम पाएंगे कि O3 प्लस 2Hg इट गिव्स O2 प्लस Hg2O। और Hg2O क्या होता है कि ये बीकर में आकर के चिपकना शुरू होता है और इसके पूंछ जैसा महसूस होता है। इसको कहते हैं टेलिंग ऑफ Hg की पूंछ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा।
तो व्हाट इज स्केलिंग ऑफ Hg, इसका मतलब जब Hg में हम लोग O3 को पास करते हैं तो वहाँ पे Hg2O बनते हैं और वो चिपकना शुरू होता है और वो तेल की तरह महसूस होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं स्केलिंग ऑफ Hg। नेक्स्ट H2 नेक्स्ट बच्चा लोग SO2 हम आपको अपने PPT में इसको दिखला दे रहे हैं और दिखला करके हम इसको कंप्लीट करते हैं, जो कि आपका SO2 और H2SO4 होगा। तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब आज हम इतना रखें ओजोन तक। SO2 और H2SO4 को नेक्स्ट के वीडियोज में आप लोगों को कंप्लीट करके दे देंगे। तब तक के लिए आपको गैर गाइडेंस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।